नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सोशियोलॉजी सेकंड ग्रेड को लेकर चल रहे थे। हम फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे थे और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने अर्थ, उद्भव, प्रकृति, क्षेत्र, विषय वस्तु यहाँ तक पढ़ लिया था। दृष्टिकोण का हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के दो दृष्टिकोण चल रहे थे, एक वैज्ञानिक और दूसरा मानवीय। इन दो दृष्टिकोण पर हम चर्चा कर रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा पूरा हो गया था, हम पढ़ रहे थे मानवीय दृष्टिकोण। और मानवीय दृष्टिकोण के अंदर यह कहा गया सामाजिक यथार्थ को प्राकृतिक यथार्थ से अलग माना जाए। सामाजिक घटनाओं का हम सामाजिक यथार्थ के आधार पर ही अध्ययन कर सकते हैं। वो चीजें जो प्राकृतिक यथार्थ को या प्राकृतिक विधियों के द्वारा जिनका अध्ययन संभव नहीं है, ऐसा मानने वालों को क्या कहा गया, जिन्होंने मानवीय दृष्टिकोण है, यानी कि मानव को या मनुष्य को उसके बीच में रखा, इसलिए उसको नाम दिया गया मानवीय दृष्टिकोण। समझ में आ गई? उस इनके मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा कुछ अप्रोच यूज की गई थी, कुछ उपागम यूज किए गए थे। उन उपागमों पर हम चर्चा कर रहे थे और हमने पहला उपागम पढ़ लिया था जिसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजी, यानी कि सिंपल सी बात है प्रघटना शास्त्र। अब उसके बाकी बचे हुए जो उपागम है उस पर हम चर्चा करते हैं। और मानवीय दृष्टिकोण का दूसरा उपागम जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है नृजाति विज्ञान। नृजाति विज्ञान या लोक विधि विज्ञान, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एथनो मेथडोलॉजी। ये तीन चीजें एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। पहली तो ये ध्यान रखिएगा। अब नरजाति विज्ञान या इसके मतलब से क्या समझते हो, समझिए आप। एथनो मेथडोलॉजी, एथनो मतलब सामान्य जनता, मेथड प्रक्रिया, लॉजी का मतलब शास्त्र। यानी कि लोक जीवन के अंदर, सामान्य जीवन में मानव जो व्यवहार करता है, उसके पीछे जो उसकी धारणा या परसेप्शन होती है, उसका जो अध्ययन है, वो अध्ययन किसमें किया जाता है, नरजाति विज्ञान में किया जाता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले कुछ इसकी फैक्चुअल चीजें आप पढ़ लें। तो नरजाति विज्ञान के अंदर दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिपादक के रूप में ध्यान रखिएगा हेराल्ड गारफिंकल को माना जाता है। अब हेराल्ड गारफिंकल के बारे में एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। मेथडोलॉजी, ये याद रखिएगा, ये इनकी एक बुक है। एग्जाम्स में आपसे सेकंड ग्रेड के अंदर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि नरजाति विज्ञान या लोक विधि विज्ञान का प्रतिपादक कौन था, तो हेराल्ड गारफिंकल को माना जाता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में यहीं तक ही आता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक आपको याद रखनी। इसके अलावा अगर आप पुस्तक याद रखना चाहते हैं तो एक पुस्तक और याद रख सकते हो, लॉजी प्रोग्राम। ये इनकी एक दूसरी पुस्तक है। इन दो पुस्तकों को आपको याद रखना, ए स्टडी ऑफ एंथ्रोमेथोडोलॉजी और दूसरी एथनोमेथोडोलॉजी प्रोग्राम। ये दो बुक आपको एग्जाम में लानी। अब नरजाति विज्ञान क्या कहता है उसको समझ लीजिए। नरजाति, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो नरजाति विज्ञान है, ये नरजाति क्या है, वो कहते हैं नरजाति अपने आप में विशिष्ट है, यानी कि ऐसी जाति जिसका अपना स्वयं का क्या हो, स्वयं उसकी प्रजाति, उसका धर्म, यानी कि इस प्रकार की जाति जिसके स्वयं के अपने अपने क्या हो, धर्म हो, उसकी अपनी प्रजाति हो, अपना धर्म हो, उसके अपने खान पान का तरीका हो, यानी कि उनका सबका स्वयं का जो सामाजिक जीवन है उसमें एक विशिष्टता आपको देखने को
मिलेगी। समझ में आ गया? उनका विशिष्ट धर्म होगा, विशिष्ट प्रजाति होगी, विभिन्न खान पान होंगे, विशिष्ट उनकी संस्कृति होगी। जो सब चीजें अलग अलग होगी वही क्या कहलानी है? नर जाति का मतलब एक ऐसा जिसका स्वयं एक प्रजाति के रूप में होगी, उनका खुद का एक रिलीजन होगा, उनका खान पान का एक अलग तरीका होगा, उनकी अपने आप में एक क्या होगी? संस्कृति होगी। ऐसे जो गुण होंगे उसे नर जाति के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम जनजातियों को नहीं पढ़ते, उन जनजातियों का क्या होता है? उनका सबका अपना एक रिलीजन होता है, उनके सबके अपने जीने के तरीके होते हैं, उनके सबके अपने कानून होते हैं, उनके सबकी अपनी विधियां होती है। सेम यही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नर जाति को सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। श्रेणी, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको, आपसे पूछा जाए नर जाति सिद्धांत को या नर जाति जो आप अवलोकन कर रहे हो, जो आप उपागम पढ़ रहे हो, वो किस श्रेणी में आता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरा, इस नर जाति या एथनोमेथोडोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है उसकी जो विधि है वो है अवलोकन। लेकिन अवलोकन कैसा? सहभागी अवलोकन। यह शब्द याद रखिएगा। अवलोकन विधि का इसमें क्या किया, यानी कि लोगों को उसमें क्या किया जाता है? पार्टिसिपेट किया जाता है, और पार्टिसिपेट करके जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सहभागी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, पार्टिसिपेट करने के माध्यम से। समझ में आगे? ध्यान रखिएगा। एक चीज ये हो गई। एक चीज और इसमें याद रख सकते हो तो ध्यान रखिएगा, ये जो सहभागी अवलोकन है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेलिनोवस्की के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ये चीज ध्यान रखिए। अब ये कहता क्या है ये समझ लीजिएगा, इसकी संपाद्य ऐसी चीज है उसको समझ लीजिएगा। अब मैं कहता हूं नृजाति विज्ञान ये कहता है कि, ये कहता है हमारा का जो काम है वो काम क्या है कि जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अंदर उनको सुधारने का काम हम करते हैं। ये क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? नृजाति विज्ञान कह रहा है। पहली बात, जितने भी सिद्धांत हैं उनको सुधारने का काम करते हैं। दूसरा, इसने कहा हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई, हमारी विधि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, यानी कि हम पूर्ण रूप से क्या है? सही हैं, ऐसा मानता है कौन? नृजाति विज्ञान वाले। पहली चीज समझ में आ गई, दोनों फैक्ट ध्यान रखना। तीसरा ये कहता है कि हमारा जो अध्ययन करने का तरीका है वो बहुत सरल है। बहुत सरल है। कैसे? वो कहता है हम जो अध्ययन करते हैं वो दिन प्रतिदिन के जो मानव के व्यवहार है, उस मानव के व्यवहार को, जो दिन प्रतिदिन के मानव व्यवहार करता है, उस मानव व्यवहार के अंदर जो उसकी धारणाएं हैं, हम उन धारणाओं का अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे उनकी सोच क्या है, उसके पीछे वो विधियां कौन सी है, जिन विधियों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिन प्रतिदिन की जो विधियां हैं, कार्य विधियां, उनको वो संचालित करता है। वो धारणा या वो परसेप्शन को अध्ययन करने की कोशिश किसके द्वारा की जाती है? नृजाति विज्ञान के द्वारा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो मूल उद्देश्य है वो दैनिक जीवन के अंदर की जाने वाली जितनी भी विधियां व्यवहारिक है उनके पीछे लोगों की धारणा या परसेप्शन क्या है, उस धारणा या परसेप्शन को ही अध्ययन करता है कौन? नृजाति विज्ञान। इसका एक एग्जाम्पल आपके पास मैं बता देता हूं जिससे आपको चीज समझ में आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में क्या कर ले? विवाह कर ले, मैरिज कर ले, तो क्या होगा? अब दो चीजें हो सकती है। अगर आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, यानी कि जाति के अंदर, तो लोगों को क्या लगेगा दूसरे की, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी तो लोग ऐसे ही दूसरी जातियों में क्या करेंगे? विवाह करेंगे, जिससे जाति प्रथा टूट जाएगी। हमारा जो जाति का जो ढांचा बना हुआ है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस जाति या प्रजाति या उसका जो समूह होगा, उसका समूह का जो प्रमुख होगा, जो नेता होगा, जो मुखिया होगा, उसके सदस्य क्या करेंगे? उसके सदस्य उस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस व्यक्ति ने दूसरी जाति में विवाह किया है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, यानी कि कहेंगे समाज के लोग इससे बातचीत नहीं करेंगे, इसको जाति से बाहर रखा जाएगा, और साथ साथ में इसके ऊपर कोई ना कोई आर्थिक संबंध इससे तोड़ लिए जाएंगे, सामाजिक संबंध इससे तोड़ लिए जाएंगे।
ये सब क्यों तोड़े जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो उनका उद्देश्य है, वो जो धारणा है, वो धारणा क्या है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाति व्यवस्था के अंदर हमारी जो जाति है वो धीरे धीरे क्या होगी? कमजोर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। बस यही जो चीज है कि वो जो धारणा बनी हुई है उसको बनाए रखने की, उस धारणा का अध्ययन किसमें किया जाता है? नर जाति विज्ञान में किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकंड ग्रेड में इससे बाहर पढ़ने की वैसे भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो दो तीन चीजें और ध्यान रखिएगा। नर जाति विज्ञान वाले क्या कहते हैं? पहले तो ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम सभी सिद्धांतों का ध्यान रखिएगा, हम सभी सिद्धांतों में सुधार का दावा करते हैं। सभी सिद्धांतों में सुधार का दावा। दूसरा, इनमें स्वयं में कोई क्या नहीं है? विकार नहीं है, विकार नहीं है। थर्ड में क्या करें? हमारी विधि बहुत ही सरल है। ये तीन चीजें तो आपको इनकी ध्यान रखनी है। अब ये करते क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है, जो परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन का क्या करना है? अध्ययन करना है। अब आप कहोगे परसेप्शन क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, दिन प्रतिदिन का जो व्यवहार करता है उसमें जो व्यवहार में जो नियम और व्यवस्था बनी हुई है, वो कहता है ये नियम और जो ये व्यवस्था है और जिनसे जो अर्थ निकलता है, उस व्यवहार का, उस नियम का, उस वो व्यवस्था कैसे बनी हुई है। लोग अपने आप दैनिक जीवन का, एक रोजमर्रा का जो काम करते हैं उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक अलग ही विधि है। डेली उसके हिसाब से उसका अर्थ उनको पता है और उसके हिसाब से डेली वो प्रतिदिन क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना व्यवहार निश्चित करते हैं और व्यवहार के हिसाब से अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो वो विचार, वो धारणा, वो नियम, वो व्यवस्थाएं, वो धारणा क्या है कि जिसके आधार पर व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन का, अपने व्यवहार का क्या करता है? व्यवहार करता है। उसका अध्ययन करा जाता है किसमें? नृजाति विज्ञान में। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी धारणा है, वो कौन से प्रतिमान है जिसके आधार पर व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा, दिन प्रतिदिन की धारणा या परसेप्शन का अध्ययन करता है, जिससे क्या समझा जा सके? जिससे सामाजिक यथार्थ को समझा जा सके। सामाजिक यथार्थ को क्या किया जा सके? समझा जा सके। ध्यान रखिएगा, उन धारणाओं को, उस परसेप्शन को, उन प्रतिमानों को, और एक शब्द लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उन प्रतिमानों को, वो धारणा, वो परसेप्शन, वो प्रतिमान जिनके माध्यम से व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में नियम और व्यवस्था बनी हुई है, उनका अध्ययन करता है कौन? नृजाति विज्ञान। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, आपको पता ही है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। अब वो क्या कहता है? वो कहता है सामाजिक यथार्थ को, ये क्या कहता है कि जो भी आपका सामाजिक यथार्थ है, कहता है इस सामाजिक यथार्थ को हम कैसे समझ सकते हैं? उसने कहते हैं सामाजिक यथार्थों का जो निर्माण ही किससे हुआ? अंत्यक्रियाओं से हुआ है। समझ में आ गई बात? एक चीज ध्यान रखने का, वो कह रहे हैं सामाजिक यथार्थ का
निर्माण किससे हुआ? अंत्य क्रियाओं से हुआ, इंट्रैक्शन से हुआ। पहली चीज अंत्य क्रियाओं से हुआ है। और उसने कहा ये जो अंत्य क्रिया है, इस अंत्य क्रिया का के कुछ प्रतीक या संकेत होते हैं। कुछ प्रतीक या संकेत होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन प्रतीकों का और इन संकेतों का ही इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतीक हैं और ये जो संकेतक हैं, इनके आधार पर ही व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जो व्यवहार है उनको संचालित करता है। तो हमें अध्ययन करना चाहिए उन प्रतीकों का, उन संकेतों का। समझ में आ गया? क्योंकि वो ये मानता है कि जो ज्ञान है वो कहता है सामाजिक ज्ञान का जो आधार है, सामाजिक ज्ञान का आधार क्या है? वो मूल्य, वो भाव, वो भाषा, वो प्रतीक, वो कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार को अर्थ प्रदान करता है, प्रदान करता है। और हम क्या करेंगे? हम उन्हीं को, वो कहता है हम उन्हीं को, ये संकेत जो हैं, इन संकेतों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, मानव जीवन के जो मूल्य है, मापदंड है, भाव है, चिन्ह है, संकेत है, उन सभी का महत्वपूर्ण भूमिका, वो ये कहता है कि मानवीय अंत्य क्रियाओं में ये जो संकेतक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमें इन संकेतों का, इन प्रतीकों का क्या करना है? अध्ययन करना है। ये कह रहा है प्रतीकात्मक अंत्य क्रियावाद। समझ में आ गई? चीज दोबारा समझा देता हूं। इन्होंने कहा सामाजिक यथार्थ का निर्माण अंत्य क्रियाओं से हुआ है, इंट्रैक्शन से, आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात करता है। समझ में आ गया? इसमें बात करने का जो आधार है अंत्य क्रिया, समझ में आया? अंत्य क्रिया का मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन याद रखिएगा, यानी कि संचार एक तरीके से। उन दोनों के दो, अंत्य क्रिया किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कार्य किया जाएगा वो अंत्य क्रिया में आएगा। तो अंत्य क्रिया, वो कहता है ये जो अंत्य क्रिया होती है इसमें जो जो यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, संकेतक, प्रतीक, चिन्ह, भाव, संकेत, भाषा, उन सब का अध्ययन जो है, जो कारण क्या है कि उन सब के सहयोग से मानव अपने व्यवहार को एक अर्थ प्रदान करता है और मानव उसको अपने व्यवहार में अपनाता है और मानव उसी हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो हमें उन संकेतों को, उन प्रतीकों का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानवीय अंत्य क्रियाओं में ये जो संकेतक हैं, ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो भाषाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीज समझ में आ गई? प्रतीकों की, सिंबल की बात करिए। उन्होंने कहा भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और सांस्कृतिक भाषा ना प्रयोग करके, वो कौन सी भाषा होगी वो ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं भाषा के सामाजिक पक्ष, यानी कि कौन सी भाषा? सामाजिक भाषा की बात करेगा, जिनका प्रयोग रोजीना, डेली अपने व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में करता है, उसको ध्यान रखिएगा। या फिर सामाजिक पक्ष ध्यान रखिएगा। भाषा कैसी होगी? जो सांस्कृतिक भाषा या उनकी व्याकरण भाषा ना होकर के उनकी जो सामाजिक भाषा होगा, जिनका उपयोग वो दिन प्रतिदिन करता है, उनका अध्ययन करना किसमें कहलाता है? अंत्य क्रियावाद में कहलाता है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, यहां से एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो अंत्य क्रियावाद है इसको देने वाला कौन था? हर्बर्ट मीड ब्लूमर। पहली चीज तो ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसको लेकर कई विवाद हैं, उसको समझ में आएगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्लूमर के द्वारा अंत्य क्रियावाद दिया गया और कुछ कहते हैं नहीं, इनको देने वाला कौन था? हर्बर्ट, जो अमेरिकन समाजशास्त्री थे, हर्बर्ट मीड के द्वारा ये दिया गया। कुछ इससे भी आगे चलते हैं और कहते हैं एक और समाजशास्त्री है रॉबर्ट पार्क, जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है, उनका
किसको बनाने का, इसको देने का श्रेय जाता है। लेकिन मूल रूप से आप बात करें तो अंत्यक्रियावाद हर्बर्ट मीड के द्वारा दिए गए, कुछ ग्लोमर को भी इसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट और अंतिम आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट और अंतिम क्या है उसको देखिएगा। आमूलचूल परिवर्तनवादी। कुछ इतिहासकार इसको उपागम या अप्रोच मानते ही नहीं है। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अमेरिकन सैनिकों के, ये ध्यान रखिए। अब ये क्या कहता है उसको समझ लीजिए। ये कहता है कि संघर्ष के द्वारा ही परिवर्तन होगा। किसके द्वारा? संघर्ष के द्वारा ही परिवर्तन होगा। अब क्यों होगा उसको समझिए। 67 में अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और वियतनाम एक छोटा सा देश, आपको पता होगा, और वो अमेरिका से लड़ रहा था लगातार। अब जब लड़ रहा था तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ समाजशास्त्री थे जो रेडिकल समाजशास्त्री थे। आमूल-चूल परिवर्तन का मतलब रेडिकल, समझ में आ गया। एक शब्द याद रखिएगा, रेडिकल। रेडिकल जो समाजशास्त्री थे, जिसमें एक व्यक्ति था मार्टिन निकोलस। मार्टिन निकोलस उसने जब समाजशास्त्रियों का सम्मेलन अमेरिका में हुआ तो उसमें उसने बहुत विरोध किया। विरोध किसका किया? उन परंपरागत समाजशास्त्रियों का विरोध किया। क्यों विरोध किया? उसने कहा कि अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और आप जो समाजशास्त्री अपने आप को कहते हो, आपने किसी भी प्रकार की ना तो अमेरिकन सरकार के खिलाफ कोई बात कही, ना ही अमेरिकन सरकार पर ऐसा कोई दबाव डाला जिससे इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं ना कहीं समाजशास्त्री दिखते तो हो, लेकिन वास्तविक रूप से आपके पास वो सामाजिक मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वियतनाम के समाजशास्त्र का मतलब क्या है? उसने कहा कि समाजशास्त्र का मतलब होता है जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको भी कहीं ना कहीं केंद्रीय दृष्टिकोण में रखा जाए, उसको भी देखकर समाजशास्त्र की रचना की जाए, समाजशास्त्र के मूल्यों का अध्ययन किया जाए। अब जब ये कमजोर वंचित वर्ग हैं, इनकी कोई बात सुन नहीं रहा और आप अपने आप को क्या कह रहे हो? समाजशास्त्री कह रहे हो, तो आप काहे के समाजशास्त्री? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जब आप कमजोर वर्ग को, वंचित वर्ग की कोई बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप काहे के समाजशास्त्री? वहां पर और पॉलिटिकल बातें भी हुई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये इसलिए परंपरागत समाजशास्त्री बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अमेरिकन फंड सरकार से क्या जाता है, बड़ी संख्या में फंड मिलता है, जिससे ये समाजशास्त्र पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसलिए इन्होंने सरकार के ऊपर ना तो कोई दबाव डाला और ना ही सरकार का कोई विरोध इनके द्वारा किया गया। इसलिए इसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में समाजशास्त्र मूल्य रहित हो गया है। क्या हो गया? मूल्य रहित हो गया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि एक शब्द, इसने कहा ज्ञान किसके लिए? इसने कहा ज्ञान किसके लिए? मानव शास्त्रियों में ध्यान रखना, मानव शास्त्रियों की मूल बात क्या थी? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। तो ये कह रहा है ज्ञान क्या है, और ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान किसके लिए? दोनों में अंतर समझ। ये कह रहा है ज्ञान क्या है, हम इतना ही बताएंगे, और मानवीय परिप्रेक्ष्य कहता है ज्ञान किसके लिए, हम इससे आगे की बात करेंगे। अब ज्ञान किसके लिए? निकोलस ने कहा ज्ञान केवल इसलिए नहीं है ज्ञान कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान इसलिए होना चाहिए जिससे हम गरीब वंचित लोगों का क्या कर सके, कल्याण कर सके, उनको भी कहीं ना कहीं मूल स्थान में अध्ययन का केंद्र बनाया जा सके, उनके ऊपर भी कुछ काम किया जा सके, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान केवल इसलिए प्राप्त नहीं करना कि वो ज्ञान है इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है। ये बात कौन कह रहा है? मार्टिन निकोलस कह रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। उसने कहा समाजशास्त्री जो हैं उनकी कहीं ना कहीं स्थिति एक नहीं है, दो परिस्थिति वाले हैं। वो दो परिस्थिति रखते हैं, एक तो कथनी और एक करनी। कथनी में तो वो कुछ ऐसा करते ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, और लेकिन कथनी हाँ कहते तो वो बहुत कुछ है, बड़ा 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 कहते हैं, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में वो चीज दिखाई नहीं देती। तो इसका विरोध इनके द्वारा किया गया। एक चीज और ध्यान रखना, एक और इसके अंदर है, उसको भी याद रख लीजिएगा। एक और समाजशास्त्री गोल्डनर।
गोल्डनर ने कहा कि ये रेडिकल या उपागम आया इसलिए कि जब परंपरागत विचार समाजशास्त्री जो थे उनके अंदर कुछ कमियां रह गई, कुछ विसंगतियां रह गई। उन कमियों और विसंगतियों के कारण ही उत्पन्न हुआ क्या, रेडिकल, आमूल चमूल परिवर्तनकारी गोल्डनर के कहा द्वारा। उसने कहा एक तरफ तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुक्तिदाता के रूप में दिखाई देते हो, और दूसरा कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या कर रहे हो, दमन कर रहे हो। ये दो स्थिति आपकी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो रेडिकल विचारधारा क्या कहती है कि एकाएक संघर्ष के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर और वंचित वर्ग को क्या देना है, एक स्थान देना, उनके लिए भी विचार करना है, उनको भी कहीं ना कहीं अध्ययन के केंद्र बिंदु में क्या करना है, स्थापित करना है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो गई। अब इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखने हैं। अब एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, मार्टिन आमूल चूमूल परिवर्तन क्या कह रहा है। आमूल चूमूल परिवर्तन का मतलब होता है संघर्ष के द्वारा परिवर्तन। पहली चीज तो ध्यान रखिए, संघर्ष के द्वारा परिवर्तन। अब संघर्ष के द्वारा परिवर्तन क्यों, क्योंकि वंचित व कमजोर वर्ग भी केंद्रीय भूमिका में आ सके। में हो उस पर भी लोग क्या करें, उस पर भी समाजशास्त्री क्या दें, ध्यान दें। यही उद्देश्य इनका था, क्योंकि उसने कहा कमजोर वर्ग को या वंचित वर्ग के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसलिए परिवर्तन कैसा करना पड़ेगा, हमको संघर्ष के द्वारा एक परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए इनको कहा गया रेडिकल परिवर्तनकारी, ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति थे मार्टिन निकोलस, ध्यान रखिएगा। अब मार्टिन निकोलस के बारे में मैंने 2 चीजें कही। एक तो इन्होंने कहा समाजशास्त्र मूल्य रहित हो गया है, समाजशास्त्र मूल्य रहित हो गया है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इन्होंने कहा समाजशास्त्रियों की प्रशस्ति 2 है, समाजशास्त्री द्विप्रस्थिति वाले हैं। द्विप्रस्थिति कौन सी, एक कथनी और एक करनी। क्यों, क्योंकि इनमें कथनी और करनी में, इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क दिखाई देता है। दूसरे ध्यान रखिएगा गोल्डनर थे, गोल्डनर के बारे में मैं आपको फिर भी बता चुका हूं। गोल्डनर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसको याद रखिएगा, कमिंग क्राइसिस इन वेस्टर्न सोशियोलॉजी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी। पहली तो इनकी किताब याद रखिएगा। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया गोल्डनर ने क्या कहा, गोल्डनर ने कहा जो परंपरागत समाजशास्त्री हैं, जो परंपरागत समाजशास्त्री हैं उनमें कुछ कमियां या विसंगतियां थे, जिसके कारण किसका उद्भव हुआ, आमूल चूमूल या रेडिकल परिवर्तनवादियों का उदय हुआ। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी मैंने कहा इन्होंने एक बात और कही, उसको भी ध्यान रखिएगा। वो कौन सी बात थी, इन्होंने कहा कि एक तरफ तो समाजशास्त्री कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तो समाजशास्त्री मुक्तिदाता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लोगों को, गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं वो दमनकारी, लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 तरह के समाजशास्त्रियों के बताए कि समाजशास्त्री कहीं ना कहीं 2 भूमिकाओं में दिखाई या नजर आते हैं, एक तो मुक्तिदाता के रूप में नजर आते हैं, दूसरे दमनकारी के रूप में नजर आते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण था। हमने इसमें पहले दृष्टिकोण की बात करी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। दूसरा दृष्टिकोण था मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण में 3-4 आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा 1-2 फैक्ट और आप याद रख लीजिए आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, वो क्या है उसको ध्यान रखिएगा। एक तो इसके अलावा 1-2
और दृष्टिकोण है जो आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। विनयवादी, विनिमयवादी, सॉरी, विनिमयवादी यानी कि एक्सचेंज दृष्टिकोण, एक तो इसको याद रखिएगा। और एक याद रख सकते हो अभिनववादी, अभिनववादी दृष्टिकोण। ये दो दृष्टिकोण और कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा देते हैं। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा इसको जो देने वाले थे होम्स और बलाउ थे, और इसको देने वाले गोफमैन, ये याद रखिएगा। विनिमयवादी, एक्सचेंजवादी, समझ में आ गया। होम्स के बारे में मतलब पढ़ेंगे सामाजिक समूह है ना, जिसने कहा था छोटे छोटे ग्रुप या समूह के रूप में है। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी है ह्यूमन ग्रुप, आपको याद होगा, अगर आप आगे पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी, द ह्यूमन ग्रुप। और इन्होंने विनिमयवादी के अंदर कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की बात करी। किसकी बात करी, व्यवहारवादी। तो आपके सामने आ जाए विनिमयवादी दृष्टिकोण होम्स और बलाउ, और विनिमयवादी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, समझ में आ गया। तब भी ध्यान रखना है कौन आएगा, होम्स के द्वारा आगे बात करेंगे हम। अभिनयवादी दृष्टिकोण, विनिमयवादी क्या कहता है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में क्या करेगा, विचार और वस्तुओं का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा, वही बताया गया। और अभिनयवादी के अंदर हम किसी रंगमंच पर खड़े होकर जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे लिए सामने वाले का दृष्टिकोण और सामने वाले के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है वो बात करी किसने, गोफमैन ने, अभिनयवादी अभिनय के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट और आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। हमने मानवतावादी दृष्टिकोण को पढ़ा है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर एक और समाजशास्त्री को याद रखिएगा। उस समाजशास्त्री का नाम है कुले, जीएच कुले, इसको याद रखिएगा, जीएच कुले। और जीएच कुले के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, फैक्चुअल बात है, सीधी सी ध्यान रखिएगा, आत्मदर्पण का सिद्धांत। यानी कि स्वयं किस में देखो, मिरर में देखो, सेल्फ, समझ में आ गया। आत्मदर्पण का सिद्धांत, स्वयं को शीशे के माध्यम से देखकर, जैसे शीशे में स्वयं को देखा जाता है, उसी प्रकार से अपना कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की बात जीएच कुले के द्वारा की गई है। एक और फैक्चुअल आपके एग्जाम्स में याद रखिएगा, एक व्यक्ति हमने पढ़ा था हर्बर्ट मीड। हर्बर्ट मीड के बारे में और एक शब्द याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हर्बर्ट मीड के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहा गया था स्वयं सिद्धांत। और इसमें ने दो की बात करी थी, एक मैं की और एक मुझे की, एक आई की और एक मी की। समझ में आगे बात। ये कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से पूछ लिए, सीधे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। इसके अलावा आपको सेकंड ग्रेड में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो ये टॉपिक था दृष्टिकोण का, ये टॉपिक हमने आज पूरा कर लिया है। अब इसका लास्ट पहली यूनिट का टॉपिक बचा हुआ है परिभाषा। नेक्स्ट क्लास में हम परिभाषाओं को पूरा करेंगे और इस तरीके से आपकी सेकंड ग्रेड की एसएसटी की सोशियोलॉजी की पहली यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास प्लीज आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।